गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम आपका +2 क्लास पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का सेकंड लेसन शुरू करने जा रहे हैं। पहला लेसन आपका शीत युद्ध का दौर पहले कराया जा चुका है और उस पहले लेसन में शीत युद्ध के दौर में कुछ ना कुछ कह सकते हो कि इस द्विध्रुवीयता का अंत, या कह सकते हो इस द्विध्रुवीयता के बारे में समझने को आपको मिला था कि भाई द्विध्रुवीयता क्या थी। मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि पूरे विश्व का दो हिस्सों में बट जाना द्विध्रुवीयता कहलाता है, कि दो केंद्र बिंदु हो जाना, दो गुट बन जाना द्विध्रुवीयता कहलाता है। ये है कि द्विध्रुवीयता का अंत। तो इसमें वो सारे पॉइंट आएंगे, भाई अंत के क्या कारण थे, किस तरीके से प्रणाली, शासन प्रणाली थी, जो सोवियत संघ था वो क्या था, उसमें कितने स्टेट आपस में जुड़े हुए थे। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो आपको जो पहला पॉइंट लेके चलते हैं कि द्विध्रुवीयता का अर्थ। द्विध्रुवीयता का अर्थ मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि पहले लेसन में उसमें वीडियो में बताया था, फिर बता दे रहा हूँ कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तब पूरे जो राजनीति में थे दो महाशक्तियाँ उदय हुई। पहले जो जर्मनी इटली वो थे, वो तो पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इन्वॉल्व होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद जैसे अमेरिका और कह सकते हो कि सोवियत संघ, रूस बोला जाता है, तो सोवियत संघ था उसका नाम, उस तरीके से सोवियत संघ कहा जाता था कि 15 राज्यों का एक समूह था, 15 देशों का गुट, छोटे छोटे देशों के साथ उसको मिलाया हुआ था। तो उन दोनों में एक कह सकते हो कि दो गुट बन गए। और उन दो गुट भी कैसे बने, कि किन कारण से, उन दोनों की विचारधारा विरोधी विचारधारा थी। एक में पूंजीवादी शासन व्यवस्था, दूसरी में साम्यवादी शासन व्यवस्था। साम्यवादी शासन व्यवस्था और पूंजीवादी शासन व्यवस्था के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। तो इस तरीके दोनों विरोधी विचारधाराओं वाले दो गुट बन गए और पूरा विश्व लगभग कह सकते हो कि इन गुटों में बट गया। पूरा विश्व इन गुटों में बटने का मतलब कि लगभग आधे देश एक साइड में हो गए और आधे देश एक साइड में हो गए विश्व के। तो इस तरीके जो द्विध्रुवीयता का अंत है कि पूरे विश्व का दो भागों में बट जाना, या दो विरोधी विचारधाराओं में परस्पर विरोध होना, या विरोधी विचारधाराओं में विश्व का बट जाना, ये द्विध्रुवीयता कहलाता है। और ये द्विध्रुवीयता का दौर कब से कब तक चला, तो ये कह सकते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 से, और जो अंत हुआ इनका वो 1991 में हुआ। वो भी बताया जाए कि भाई कैसे इनका शुरुआत हुई, कैसे अंत हुआ, किन कारणों से। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट आपका पॉइंट इसमें लेते हैं कि भाई द्विध्रुवीयता के अंत के कारण, कि भाई द्विध्रुवीयता के क्या कारण थे, किन कारण से अंत हुआ। तो पहला है कि सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन का मतलब है कि भाई जो सोवियत संघ रूस था वो उसके टुकड़े हो गए, इस कारण से इसका अंत हुआ। इसका कारण ये था कि 1985 के बाद लगभग ये दौर 1945 से चलता जा रहा था। 1961 में बर्लिन की जो दीवार गिराना है ये बनी थी 1961 में, और गिराई गई थी 1989 में। तो इस तरीके के जो थे, सोवियत संघ बटा हुआ था, 15 टुकड़े थे उसके। लेकिन उन्होंने के 1985 के बाद मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति बने रूस के। तो उन्होंने जो राष्ट्र थे, दूसरे छोटे छोटे राष्ट्र थे, और उनके अंदर जो कह सकते हो कि स्वतंत्रता की जो इच्छा जाहिर हो रही थी, तो उन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव जो राष्ट्रपति बने, उन्होंने उन राष्ट्रों को स्वतंत्रता दे दी कि भाई जो राष्ट्र अपना अलग स्वतंत्र रहना चाहता है या अपना अलग राष्ट्र बनाना चाहता है वो अलग बना सकता है। तो इस तरीके से वो छोटे छोटे जो टुकड़े थे वो अपने अपने स्वतंत्र रूप से रहने के लिए अलग हो गए। और इस तरीके से जो सोवियत संघ का कह सकते हो कि जो गुट था वो कमज़ोर हो गया। तो इसका इसमें इसीलिए कहा जाता है कि भाई सोवियत संघ के विघटन के कारण भी द्विध्रुवीयता का अंत होगा। जब कोई दो व्यक्ति के साथ में मान ली दो गुट बने हुए हैं, एक व्यक्ति, एक गुट के साथ में 10 लोग हैं, एक गुट में 10 लोग हैं, अगर एक गुट से 5 लोग हट जाते हैं तो वो गुट कमज़ोर हो जाता है। और फिर जो उनमें परस्पर विरोधी भाव, भाषा है, या कह सकते हो जो परंपरा विरोध की वो चीज़ें वो कम हो जाती हैं, कि भाई बराबर के व्यक्ति नहीं रहते, एक में 5 एक में 10। तो कमज़ोर पक्ष वाले कह सकते हो कि इस तरीके की जो हरकत है युद्ध से संबंधित या लड़ाई झगड़े से, वो कम कर देते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं ये एक तरफे कह सकते हो कि शांत हो जाता है इस तरह का माहौल। तो द्विध्रुवीयता में भी ऐसे ही हुआ।
जब तक दोनों गुट बराबर के थे तब तक चल रहा था। इसके बाद जैसे जैसे इसका सोवियत संघ का विघटन हो गया तो द्विध्रुवीयता का भी अंत होता चला गया। अब ये है कि बर्लिन की दीवार, बर्लिन दो हिस्सों में बांट दिया था कि पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन। तो इसमें दो, एक ही देश के दो टुकड़े कर दिए और बीच में उनमें दीवार बना दी गई थी जो बनाई गई थी 1961 में। तो इस तरीके, और बर्लिन में ही एक देश में ही दो विचारधाराएं पनप रही थी। कह सकते हो कि एक गुट अमेरिका के साथ में शामिल था पूंजीवादी शासन व्यवस्था में, और एक गुट जो सोवियत संघ रूस के साथ में था समाजवादी शासन व्यवस्था में। तो इस तरीके से जो अगर उनके बीच में दीवार थी उन्होंने वो गिरा दी 1989 में। तो उसके बाद भी उनका कह सकते हो कि जब वो दोनों ही एक हो गए, एक राष्ट्र के दो टुकड़े थे, वो फिर दोनों एक हो गए, बोले कि ये कह सकते हो कि व्यवस्था पूंजीवादी साम्राज्य खत्म है, हम अपने देश में एक साथ रहेंगे, इस तरीके को कोई मतभेद नहीं करेंगे। तो फिर वो कहीं ना कहीं उनके जो भड़काऊ चीज़ें थी वो ख़त्म होती चली गई और वो हुआ। इसी तरीके से अमेरिकी गुट का भी कमज़ोर होना। अमेरिकी गुट का कमज़ोर होने का कारण क्या था कि अमेरिका हमेशा से ही अपनी आर्थिक स्थिति के कारण दूसरे छोटे कमज़ोर राष्ट्रों को दबाता रहा है तथा अपने जो नियम कानून है वो उनके ऊपर भी लागू करता रहा है। तो इस तरीके से वो अमेरिका के जो कह सकते हो कि दबाव वाली नीति थी उनसे परेशान आ गए थे और वो स्वतंत्रता होने के लिए प्रयास कर रहे थे तथा कुछ स्वतंत्र हो भी गए थे, उनके दबाव में कार्य करना नहीं चाहते थे। इस तरीके से दोनों गुट कह सकते हो कि अमेरिका का जो गुट था वो भी कमज़ोर हो गया और सोवियत संघ का गुट था वो भी कमज़ोर हो गया, इसलिए भी द्विध्रुवीयता का अंत हो गया। एक जो मेन पॉइंट मैंने बताया था कि तीसरा गुट निरपेक्ष देशों का योगदान, जो पहले लेसन में आपसे जिक्र किया था गुट निरपेक्ष शीत युद्ध के दौर में, कि भाई जब कोई देश भी एक दूसरे देश में एक दूसरे गुट में शामिल होता जा रहा था आज़ाद होने के बाद, लेकिन जो गुट निरपेक्ष देश थे, इसकी वर्तमान में 120 संख्या है गुट निरपेक्ष देशों की, तो ये गुट निरपेक्ष देश थे, इन्होंने दुनिया को तीसरा रास्ता दिखाया। तब तक जब कोई गुट निरपेक्ष राष्ट्र नहीं बन रहा था, मतलब कि तीसरे गुट की संभावना नहीं बना रहा था कि भाई हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, हमें स्वतंत्र रहना, अपने आप अपने देश का संविधान खुद चलाना है, अपने देश का शासन भी खुद ही करना है। तो इस तरीके की जब तक किसी के दिमाग में सोच नहीं आई थी तब तक दो गुटों में बटे जा रहे थे। जैसे ही कुछ देशों ने गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया तो बाकी देश जो थे वो भी कहने लगे, जो इनके सपोर्ट में थे वो भी, और जो दूसरे स्वतंत्र हो रहे थे वो भी यही कहने लग गए कि भाई हम भी अपनी गुट निरपेक्ष नीति अपनाएंगे, हम भी स्वतंत्र रहेंगे, हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। तो ये गुट निरपेक्षता के जो नीतिक देश हैं इनका भी कह सकते हो कि द्विध्रुवीयता को अंत करने में, द्विध्रुवीयता की जो प्रक्रिया है या द्विध्रुवीयता शासन है उसमें अंत करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नए आर्थिक केंद्रों का उभरना, कह सकते हो कि जब आर्थिक रूप से दो ही केंद्र थे तो गरीब राष्ट्रों को मजबूरन किसी न किसी गुट में शामिल होना पड़ता था। लेकिन जब जैसे अमेरिका और रूस के अलावा दूसरे जापान वगैरह या दूसरे देश से उभर कर सामने आए तो उन्होंने जब एक वही चीज़ें आपको अगर मैं लोकल लैंग्वेज के हिसाब से बताया जाए कि भाई दो व्यक्तियों के पास अधिक पैसे हैं तो मजबूरन उन दो व्यक्तियों के पास ही जाना पड़ता है, या तो उसके पास या उसके पास कि भाई मेरे को पैसे चाहिए। लेकिन जब अगर समाज में या गांव में किसी 5, 7 या 10 लोगों के पास भी अच्छे पैसे हो तो ज़रूरी नहीं है कि उन दो लोगों के पास ही जाए, किसी तीसरे या चौथे 5वें व्यक्ति के पास भी मदद के लिए हम जा सकते हैं, तो उनका कोई दबाव नहीं रहेगा। तो इस तरीके से जो दूसरे देश थे वो आर्थिक रूप से मजबूत होने लगे, दूसरे देशों से व्यापार करने लगे, उनके साथ में उनके व्यापारिक संबंध बनाए जाने लगे। तो इस तरीके से उन दोनों गुटों से वो हट गए और आर्थिक कह सकते हो कि जो आर्थिक केंद्र हैं उनके कारण भी तीसरे जो नए आर्थिक केंद्र उभरे उनके कारण भी गुट निरपेक्षता का या कह सकते हैं इसका द्विध्रुवीयता का अंत हुआ। अब आ जाता है कि भाई नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है कि भाई सोवियत शासन प्रणाली की विशेषता। सोवियत शासन प्रणाली कह सकते हो, सोवियत संघ होता है ये, सोवियत संघ शासन प्रणाली की विशेषता कि जो सोवियत संघ रूस बोल रहा हूँ मैं, उस सोवियत संघ की जो शासन व्यवस्था थी उसमें किस तरीके के क्या व्यवहार किए जाते थे, लोगों को क्या अधिकार दिए गए थे, वो चीज़ें हैं। तो इसमें जो पहला जैसे आ जाता है कि भाई जो उनमें शासन समाजवादी शासन व्यवस्था साम्यवादी शासन व्यवस्था बताई गई है। अब मैं आपको एक पॉइंट के आधार पर कह लो या वैसे इसको बता देता हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें थी। जो अब आपका लोकतांत्रिक देश है भारत है, इस कह सकते हो कि पूंजीवादी शासन व्यवस्था है। तो इस तरीके के जो भारत में सभी लोगों को सरकार के जो है वो शक्तियाँ बटी हुई हैं।
भाई स्थानीय सरकार पर अलग है, राज्य स्तर पर अलग है, केंद्र स्तर पर अलग है। तो इस तरीके से 3 हिस्सों में बटी हुई है। लेकिन जो सोवियत संघ प्रणाली थी उसमें सरकार का केंद्रीकरण था, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा का पूरा कार्य करती थी, कि राज्य सरकार को या इनको कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। तो एक पॉइंट तो कह सकते हो कि ये भी हो सकता है कि भाई केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि जो राज्य के नियंत्रण उन्नत अर्थव्यवस्था। दूसरे जो विश्व युद्ध के बाद में जो जैसे महाशक्ति के रूप में उभरा था, तो अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भाई सोवियत शासन प्रणाली की कुछ अलग ही विशेषता थी। उनके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, खनिज तेल लौह वगैरह, ये मशीनरी का क्षमता थी। तो ये सुई से लेकर कह सकते हो कि जो बोला जाता है छोटी सी चीज़ सुई, और बड़ी से बड़ी जहाज तक के चीज़ निर्मित किया जाता था रूस में ही। किसी दूसरे राष्ट्र के साथ में कोई व्यापारिक संबंध नहीं थे। एक राज्य द्वारा लोगों को रोजगार की गारंटी दी जाती थी। भी वहाँ होता क्या था कि हर व्यक्ति को रोजगार की गारंटी राज्य सरकार देती थी। यहाँ जैसे बेरोजगारी घूम रहे लोग घूमते हैं, तो वहाँ सभी लोगों को रोजगार दिया जाता था। अब उसके लिए पैसे नहीं दिए जाते थे उनको। ये रोजगार में उनका क्या होता था कि भाई उनको खाने के लिए सामान दिया जाता था तथा मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति की जाती थी, ना कि उनको पैसे, क्योंकि पूंजीवादी शासन व्यवस्था तो थी ही नहीं वहाँ पर। और जो साम्यवादी दल था उसकी प्रभुसत्ता थी, वही हमेशा राजनीति में रहता था, वही कह सकते हो कि संस्थानों पर गहरा अंकुश था उनका। जो भी अन्य राजनीतिक दलों के विपक्ष के लिए जगह ही नहीं थी, कोई एक ही दल का शासन था। अब इसमें एक नेक्स्ट अगर पॉइंट ऐसे शामिल किया जाए भाई लोकतंत्र की अभिव्यक्तियों की भावना, तो सीधी सी बात है कि लोकतंत्र कहाँ स्थापित होता है, जहाँ सभी लोगों के सहयोग से सरकार की स्थापना की जाती है, सरकार का निर्माण किया जाता है, वहाँ लोकतंत्र होता है। यहाँ तो केंद्रीकृत हो रहा था, सभी केंद्र सरकार के अधीन था, लोगों को कोई राजनीतिक आर्थिक अधिकार ही नहीं दिए गए थे। तो इस तरीके से कह सकते हैं लोकतंत्र विरोधी शासन व्यवस्था थी। अब दूसरा आ जाता है कि भाई पूंजीवाद आर्थिक अनुमति नहीं थी, कह सकते हो कि जो निजी संपत्ति कह सकते हो या पूंजी रखने की अधिकार नहीं था। किसी भी व्यक्ति को अपने पास कोई पैसा रखने का अधिकार नहीं था। सिर्फ वहाँ काम करने के बदले में उनको मूलभूत आवश्यकताएं दी जाती थी, मतलब कि पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए मकान वगैरह, और खाने के लिए खाना वगैरह ये दिया जाता था। पैसे का कोई इच्छा ही पूर्ति कह सकते हो कि नहीं हो सकती थी। यहाँ अब लोकतांत्रिक देश में अब पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है, भाई हम अधिक से अधिक पैसा कमाएं और हम अधिक से अधिक फैसिलिटी वगैरह लें। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, सभी लोगों को सामान, खाने का सामान, पीने का सामान दिया जाता था, और काम भी सामान किया जाता था सभी लोगों से। तो उनको कह सकते हो कि कोई पर्सनल संपत्ति नहीं रख सकते थे वो निजी संपत्ति में, प्रॉपर्टी वगैरह। एक ये था कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता थी उसका अभाव था। कहने का मतलब कि जो साम्यवादी दल था उसका जो डिसीजन होता था वही न्यायपालिका का डिसीजन होता था। न्यायपालिका उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, या कह सकते हो कि उन्हीं निर्णय को रिपीट कर देता था। तो इस तरीके से न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं थी। तो एक तानाशाह वाली प्रवृत्ति कह सकते हो कि कुछ ही लोगों के हाथों में, गिने चुने लोगों के हाथों में शासन व्यवस्था थी, जबकि पूरी प्रजा ऐसे ही अपना गुजारा कर रही थी, या कह सकते हो मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति करती थी। उनके खाने के लिए भी जैसे लंगर वगैरह ऐसे स्थापित किए जाते थे, वहाँ टाइम टू टाइम उनको खाना मिल जाता था। पहनने के लिए कपड़े वगैरह साल में जब फट जाते थे तो साल में एक बार उनको कपड़े, साल में एक बार या 2 बार कपड़े दे दिए जाते थे। इस तरीके की जो शासन प्रणाली थी सोवियत संघ की, ये उनकी कह सकते हो कि विशेषता ही कह सकते हो। अब सोवियत संघ के विघटन के कारण भी कह सकते हो कि मैंने एक सबसे मेन जो अहम पॉइंट है वो तो है कि भाई मिखाइल गोर्बाचेव का नेतृत्व होना, उसके कारण ही। एक इसमें आप कह सकते हो कि भाई जो आर्थिक व्यवस्था थी वो भी कुछ गिर गई थी, मतलब आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक काफ़ी बड़ी संख्या में देश, एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र था उनके कब्जे में कह सकते हो कि। और जो जिसके बाद जो 15 राष्ट्र में कह रहा हूँ, 15 राष्ट्र मिलकर एक सोवियत संघ का वो नेतृत्व कर रहे थे, सोवियत संघ का नाम दिया गया था।
तो एक बड़े क्षेत्र का विकास करना बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है। तो इस तरीके से भी इनके विघटन का कारण रहा। लेकिन जो इनका मेन कारण था वो कह सकते हो कि मिखाइल गोर्बाचेव का था। मिखाइल गोर्बाचेव से भी पहले राष्ट्रपति जो भी आए उन्होंने इस तरीके की कोई छूट नहीं दी, और वो न चाहते हुए भी जो उनके समर्थक देश थे वो उनके साथ रह रहे थे तथा उनके साथ कार्य कर रहे थे कि सही सोवियत संघ के रूप में शामिल थे। जबकि मिखाइल गोर्बाचेव ने इस तरीके की स्वतंत्रता दी तो सभी राष्ट्र वो अपने अलग अलग हो गए और स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की। एक नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी शब्द आता है कि शॉक थेरेपी क्या होता है। शॉक थेरेपी वैसे तो कह सकते हो कि मेडिकल लाइन में यूज किया जाता है जब किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में करंट वगैरह से या किसी तरीके से जो सदमा लग जाता है और वो कह सकते हो कि कोमा वगैरह समय चला जाता है, तो उसको जो एक्टिव मोड पे लाने के लिए उसको करंट वगैरह से लगाया जाता है, तो उस चीज़ को शॉक थेरेपी कहा जाता है। लेकिन यहाँ शॉक थेरेपी का एक ऐसा ही है कि भाई बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए जो कार्य किया जाता है या विधि है शासन व्यवस्था को अपनाना, शॉक थेरेपी से लिया गया है। कि जैसे जो साम्यवादी शासन व्यवस्था थी, उस साम्यवादी शासन व्यवस्था को ख़त्म करके जब भाई एक पूरा तानाशाह के रूप में कार्य कर रहे हो और सब कुछ खाने पीने के लिए भी ऐसे किसी कुछ लोगों के हाथों में हो, बाकी प्रजा काम पे लग रही हो, काम करने का अधिकार हो, वेतन प्राप्त करने का अधिकार नहीं, ये इस तरीके की साम्यवादी शासन व्यवस्था थी। तो वहाँ जब साम्यवादी शासन व्यवस्था को पूरी की पूरी व्यवस्था को चेंज करके और पूंजीवादी व्यवस्था लागू करना एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि जो नियम कानून एकदम बदल जाएंगे सारे के सारे। तो वो कह सकते हो कि एक सदमा टाइप का ही है कि पहले साम्यवादी शासन व्यवस्था और फिर सारी उस व्यवस्था को छोड़कर फिर पूंजीवादी शासन व्यवस्था में आने की जो प्रक्रिया है कि एकदम बदलाव, उस चीज़ को ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। दूसरा आ जाता है कि भाई पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के देश। तो ये क्या थे पहली दुनिया के देश और दूसरी दुनिया? तो इनमें कह सकते हो कि युद्ध के हिसाब से या आज़ादी के टाइम के हिसाब से इनको बांटा गया है कि भाई किस तरीके से कौन से देश को पहली दुनिया के देश कहा जाएगा और किस देश को दूसरी दुनिया के देश कहा जाएगा। तो इसमें जो है कि भाई पहली दुनिया का देश जो कहा जाता है वो लगभग 1800 के आसपास 1700 के जो स्वतंत्र हो गए थे, कह सकते हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोगी या उस तरीके के जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश थे उनको दुनिया के पहले दुनिया के देश कहा जाता है, जो शुरू से ही जिन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था अपना रखी थी। और जो दूसरे हैं उसमें सोवियत संघ आ जाता है कि भाई साम्यवादी जो भूतपूर्व जैसे सोवियत संघ, अब रूस बोला जाता है, पहले सोवियत संघ बोला जाता था, जो उस देश के समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश थे, साम्यवादी। तो उस तरीके के जो देश थे जिन देशों में साम्यवादी शासन व्यवस्था थी उनमें उनको दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। तथा तीसरी दुनिया के देश जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए हैं उनको तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है, या जो विकसित हुए हैं, विकासशील भी हैं, उनको तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। तो ये डाउट भी आपका लगभग मैं समझ रहा हूँ कि क्लियर हो गया होगा, पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश और तीसरी दुनिया के देश से क्या समझते हैं। अब आ जाता है कि बाल्कन राज्य क्या थे या क्या है। इस तरीके से जो एक प्रायद्वीप था बाल्कन, और उसके अंदर कह सकते हो कि उसके अधीन या उसके क्षेत्र में जो राज्य रहते थे, जो राष्ट्र थे छोटे छोटे, उनको बाल्कन राज्य कहा जाता था। बाल्कन प्रायद्वीप के क्षेत्र में जो स्थित राज्य थे उनको बाल्कन राज्य कहा जाता था। इसमें थे कौन कौन? अल्मानिया थे, लतीविया थे, बुल्गारिया थे, रोमानिया, बोस्निया, इस तरीके के जो राज्य थे इनको बाल्कन राज्य कहा जाता है। तो बाल्कन का कहने का मतलब कि बाल्कन एक प्रायद्वीप है और इस प्रायद्वीप के अधीन अंडर जो रहते हैं राज्य आते हैं उनको बाल्कन राज्य या बाल्कन प्रदेश कहा जाता है। प्रदेश भी मिल जाता है आपको। तो इस तरीके से ये लेसन था। इसमें जो दो विचारधारा होंगे, एक पूंजीवादी और एक साम्यवादी शासन व्यवस्था, दोनों में किस तरीके से विरोध पैदा हुआ था पहले शीत युद्ध के दौर के उस लेसन में बताया। और इसमें भी बताया कि भाई सिर्फ दो विचारधाराओं का टकराव था
फिर उनका अंत कैसे हुआ कि दो गुट थे, उनको धीरे धीरे दोनों गुट में से कमज़ोर होते चले गए और उस तरीके से ये जो द्विध्रुवीयता था, दो गुट बने हुए थे पूरे विश्व, वो अंत हो गया। और ये इस तरीके से शासन व्यवस्था अब सभी राष्ट्र विकसित और विकासशील देशों की लाइन में खड़े हो गए। धन्यवाद।